अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अभी मैं एक रेसिपी तैयार करने लगी थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। आज मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता, जो कि बहुत क्विक एंड इजीली बन जाता है और खाने में भी बहुत मज़े का होता है और रूटीन के पास्ता से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वो बनाऊंगी और साथ ही साथ किचन के कुछ काम करने हैं। ये एक दिन पहले की वीडियो है जो कि मैंने चिकन मंगवाया था और मैंने साथ ही लेके आई थी ख़ुद जाकर। और साथ ही मैंने उसको वॉश करके तो उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। एक फुल ब्रेस्ट पीस लेके आई थी जिसको मैंने हाफ़ कट किया, अच्छे साइज़ का था ये। और फिर मैंने इसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए, बहुत ही छोटे छोटे। तो अब मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी क्योंकि मुझे वाइट सॉस पास्ता बनाना है। तो उसके लिए मैं चिकन को ना हल्का सा मैरिनेशन उसकी करूँगी। मैरिनेशन के लिए मैंने इसके अंदर ऐड किया है जी विनेगर और रेड सॉस। अच्छा, ये तकरीबन 2-2 चम्मच मैंने ऐड की थी। पहले मैंने 1-1 टेबल स्पून ऐड किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि थोड़ी कम है, लाइक इतना जूसी सा नहीं बन रहा। तो फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड किया। नमक डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने ब्लैक पेपर डाला है। अच्छा, नमक आपने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने वाइट सॉस में भी ऐड करना है, इस वजह से ज़रा ध्यान से डालिएगा। और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया है। कुकिंग ऑयल ऐड करने से ये होता है कि सारे मसाले ना अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं इवनली। बस अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा और मैंने डाल दिया, जो मैंने जैसे बताया पहले मैंने एक एक चम्मच डाला था, फिर मैंने एक चम्मच और डाल दिया था विनेगर और साथ में रेड सॉस। सिंपल सी इसकी मैरिनेशन है और इस मैरिनेशन से आप कुछ भी बना सकते हैं। पिज़्ज़ा की टॉपिंग भी बना सकते हैं, आप बन्स के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, और आप जिसे कहते हैं कि इसके अंदर आप कोई भी रैप्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर जी मैंने बॉईल कर लिया है अपना लाइक मैक्रोनीज़, और साथ ही साथ हमारा चिकन भी मैरिनेट हो गया था। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। एक दिन पहले मैंने मैरिनेशन करी थी, उस दिन मैंने फिर पास्ता नहीं बनाया, मैं काफ़ी थक चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चलें कल बना लूँगी। तो यहाँ पर जी चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दिया और साथ में पास्ता बॉईल होने के लिए रख दिया। अब मैं बनाऊँगी वाइट सॉस, और वो जो कि बहुत ईजी है। अब हमारा काफ़ी काम हो चुका है। अब हमने सिर्फ एक तरफ मैंने चिकन को रख देना है, एक तरफ मैंने वाइट सॉस बना देनी है। तो विद इन 9 मिनट्स हमारा जो है ना ये पास्ता तैयार हो जाएगा, अगर आपने ये प्रोसीजर पहले कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने एक पैन में सिर्फ पैन को गर्म किया और उसके अंदर मैंने वही चिकन मैरिनेटेड डाल दिया है। एक्स्ट्रा से मैंने कोई इसके अंदर ऑयल नहीं डाला, और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है ताकि वो थोड़ा सा अच्छे से गल जाए। ढककर मैं अब इसको रख दूँगी पकाने के लिए। दूसरी तरफ हमने एक पॉट ले लेना है जिसमें हम वाइट सॉस बनाएंगे। वाइट सॉस के लिए हम हमेशा बटर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने बटर लिया है, उसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। इससे क्या होता है, बटर आपका जलता नहीं है, वरना बटर जलना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून, आपने टेबल स्पून का हिसाब रखना है, मैदा मैंने डाला है। ठीक है, इससे ये कि क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा क्वांटिटी में सॉस बने, थोड़ा पास्ता जो है हमारा मज़े का बने। तो यहाँ पर मैंने मैदा डाला। अच्छा, मैदे को ना आपने बहुत हल्की आंच पर भूनना है। कलर चेंज नहीं होना चाहिए मैदे का, स्मेल भी बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। बस आपने हल्की आंच पे तब तक भूनना है जब तक इसके ऊपर बबल्स नहीं बन जाते। जब बबल्स बन जाएँ तो आप इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। ठीक है, दूध हम तकरीबन मैंने हाफ़ लीटर के करीब इसमें ऐड किया है। साथ ही साथ मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब नमक डालूँगी, और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं, और मैंने ऑरिगैनो डाला है। ऑरिगैनो बहुत मेन पार्ट है, वो आपने भूलना नहीं है। सस्ता सा आता है, इतना महंगा नहीं है, और ये आपके पिज़्ज़ाज़ और इस तरह के पास्ताज़ वगैरह में बहुत अच्छा रहता है। दूसरी साइड पे चिकन का पानी जो है वो ड्राई हो गया था, और अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी कैप्सिकम डालूँगी। ये मैंने बड़े साइज़ की कैप्सिकम थी, हाफ़ ले ली। आप छोटे साइज़ की भी ले सकते हैं फुल। छोटे छोटे मैंने इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था, और हम इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे, और साथ ही साथ हमारी सॉस बन रही है। अब सॉस को आपने ना बहुत थिक नहीं करना, अगर थिक करेंगे ना तो पास्ता जो है ना वो आपका ड्राई ड्राई सा बनेगा। तो आपने इतना सही रहने देना है। चिकन और कैप्सिकम मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए, और साथ ही साथ मैंने अपनी मैक्रोनी भी इसके अंदर ऐड कर ली है। और देख लें, इतना इजी है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स या 3 इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, नमक, काली मिर्च, और बाकी सॉस हमने बनाई है। हमारी मैक्रोनी या किसी भी शेप का आप पास्ता ले सकते हैं, और ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें या खाएं तो आपको लगे कि थोड़ा ड्राई हो रहा है, या अगर गर्म करना हो आपने, तो आपने पैन में गर्म करना है, माइक्रोवेव में नहीं। और साथ ही साथ आपने
इसको हल्का सा दूध डाल के गरम करना है, तो फिर आपका पास्ता फ्रेश बिल्कुल रहेगा अगले दिन भी। यहाँ पर जी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, ये मॉर्निंग का क्लिप है। अच्छा, जिस दिन मैंने पास्ता बनाया था उस दिन मैंने और भी बड़े काम किए थे, आपके साथ शेयर किए थे पिछले दिन। तो रात में अचानक कुछ गेस्ट आ गए थे, उनको मैंने चाय सर्व की और साथ में मैंने पास्ता पड़ा हुआ था, पास्ता भी सर्व कर दिया। चाय के साथ मैंने शामी कबाब बना देते तो एक एहतमाम लग गया। अचानक वो लोग आए थे तो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था और घर में ऐसा कुछ था भी नहीं, हुसैन भाई भी नहीं थे कि मैं उनको सर्व करूं। दैट्स वाई फिर मैंने पास्ता गरम किया, उसी तरह थोड़ा सा दूध डाल के पॉट में ही गरम किया। इतना फ्रेश और इतना अच्छा बना और इतना अच्छा सर्व हो गया। साथ ही साथ मैंने शामी कबाब फ्राई कर लिए, वो मैंने बनाए हुए थे। बस यही फ़ायदा होता है ना शामी कबाब बनाने का। और साथ ही साथ मैंने चाय बना ली थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि इज़्ज़त रह गई और अच्छा टेबल जो है ना वो सेट हो गया। खैर, तो वीडियो मैं कोई नहीं बना पाई। उसके बाद बच्चों को भी खाना खिलाया, बच्चों ने भी पास्ता खा लिया जो लेफ़्ट ओवर था। और इसी तरह करके हमने अपना डिनर कर लिया और मैं रात में सो गई। और ये ढेर बर्तन जमा हुए हुए थे, इसमें हमारे डिनर के भी हैं, मेहमानों को जो चाय और पास्ता वगैरह सर्व किया वो वाले बर्तन भी हैं, दूध की देगची भी है, कल जो खाना बनाया था उसके बर्तन भी थे। और सुबह उठ के ना मैंने बच्चों को नाश्ता भी बना के दिया तो उसके बर्तन भी थे। रात में बस मैं बहुत थक चुकी थी, इस वजह से मैंने ना फिर इस तरह का कोई भी काम नहीं किया और मैंने कुछ भी नहीं उनको लाइक कोई काम किया। मैंने बच्चों के पास फीडर्स बनाए और मैं सो गई। लेकिन सुबह उठते ही फिर मुझे ये ढेर बर्तनों का ना जमा करना था। आज मेरी तबीयत वैसे भी इतनी कोई अच्छी नहीं थी, मैं थोड़ा मेरा मूड भी ख़राब था, थोड़ी मैं स्ट्रेस्ड भी थी। लेकिन घर के जो काम है ना वो आप परेशान हो, आप स्ट्रेस्ड हो, आप दुखी हो या आप बीमार हो, वो चलते रहते हैं। 2 टाइम मैंने बर्तन नहीं धोए थे तो इतना ढेर जमा हो गया था। तो ये तकरीबन 10-11 बजे फिर मैंने हिम्मत पकड़ी और मैंने कहा कि नहीं, काम करने से होंगे और मेरे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। तो फिर मैंने ये बर्तन जो हैं वो धोना शुरू किए। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी तबीयत लो होती है, तबीयत लो नहीं होती, आप इमोशनली या आप वैसे ही साइकोलॉजिकल आपके साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे होते हैं या आप परेशान होते हैं किसी बात को लेके, तो फिर वो आपकी ना पूरे स्केड्यूल आपका ख़राब हो जाता है, आपकी पूरी रूटीन ही ख़राब हो जाती है। तो देखने में ऐसा नहीं लगता कि भई किसी की लाइफ हम सोशल मीडिया पे हैं या हम जी सब कुछ अच्छा-अच्छा दिखा रहे हैं तो हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा-अच्छा ही चल रहा है। यकीन करें कि आम इंसानों की तरह, बाकी लोगों की तरह हमारी ज़िंदगियों में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। वो अलग बात है कि हम कुछ लोग बताते हैं और कुछ लोग नहीं बताना पसंद करते या कुछ लोग नहीं हाइलाइट करते अपनी परेशानियाँ। और मैं, मेरे हस्बैंड, हम उन लोगों में से हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपनों को भी अपनी परेशानियाँ ना बताएं, क्योंकि हाँ, हमें अच्छा नहीं लगता कि हम किसी को परेशान होके दिखाएं या परेशानियाँ बताएं। तो बहुत कुछ पीछे चल रहा होता है, तो जिसकी वजह से मूड इंसान का ख़राब हो जाता है, काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें ज़िंदगी के साथ ही साथ हैं। और आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था काम करने का, बस क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं मेंटली इतनी रिलैक्स्ड नहीं थी, दैट्स वाई। लेकिन फिर ये होता है ना कि कोई ना कोई काम निकलता रहता है। माशाल्लाह घर है, हम मेरे 4 बच्चे हैं, जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बैठी रहूँ और काम ना निकले। तो माशाल्लाह उन्होंने खाना भी है, पीना भी है, उन्होंने चीज़ें भी मांगनी हैं, उनके लिए दूध चाहिए, खाना चाहिए, तो वो बनाना भी है। तो साथ ही साथ सारी चीज़ें चल रही होती हैं और काम तो नहीं रुकते। तो बस फिर इसी तरह मैंने फिर हिम्मत पकड़ी और मैंने सोचा कि नहीं, जो बेसिक काम है वो तो मैंने करने हैं। हालांकि आज के दिन में थोड़ी बहुत सेटिंग, जैसे कमरे की सेटिंग कर लेना, ये सब चीज़ें भी मेरी चल रही थी। लेकिन ये जो किचन का काम था ना, ये मैंने थोड़ा पॉज पे रखा हुआ था और फिर मैं सोचा कि नहीं, अब इसको प्ले करते हैं और काम करते हैं। देखने में बड़ा सेटिस्फाइंग लग रहा होता है कि यहाँ से हम आए और हमने बर्तन धोना शुरू किए और तेज़ी से बर्तन धुल रहे हैं और किचन अभी बहुत गंदा था और फिर नीट एंड क्लीन हो गया। लेकिन इसके पीछे सारी होम मेकर्स जानती हैं कितनी एफ़र्ट होती है और ये जो चंद मिनट की आपको वीडियो देखने को मिलती है, इसके पीछे कितना काम होता है और ये इतनी आसानी से हो नहीं जाता। तो खैर, मैंने शावर लिया और उसके बाद मैंने सोचा कि चले मैं शावर लेती हूँ, बच्चों को फ़्रेश करती हूँ और ख़ुद भी ज़रा फ़्रेश होती हूँ और काम पे लगती हूँ। तो बस यहीं पे अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक जब काम करने लगो तो फिर तो हो ही जाता है और इतनी आसानी से हो जाता है। पहले ऐसे लग रहा होता है कि इतना ढेर लगा हुआ है, ये कैसे धोएंगे, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जब आप करने लगते हो तो इतनी आसानी से फिर वो काम होता चला जाता है, होता चला जाता है। और वो फिर आपको ना वैसे भी एक आँखों को देखने में भी अच्छा लगता है और रिलैक्सिंग भी होता है।
मुझे लगता है कि मेरे लिए जो घर का काम है ना वो किसी थेरेपी से कम नहीं है और मेरे लिए बड़ा सेटिस्फाइंग है। जैसे अक्सर मेरी वीडियोस जब जब मैं क्लीनिंग की वीडियो लगाती हूँ तो लोग कहते हैं कि काम आप कर रही हैं, सुकून हमें मिल रहा है, या बड़ा अच्छा था, या ये रिलैक्सिंग वीडियो थी, या देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, या सेटिस्फाइंग लग रहा था। तो यकीन करें कि वो करने में भी सेटिस्फाइंग लग रहा होता है, क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूँ कि मुझे ये होता था कि जैसे मैं अभी स्टूडेंट लाइफ में थी ना, तो अक्सर कमरे में अगर कभी थोड़ा बहुत मैस होना, जब मैं मैट्रिक में थी या मैं इंटरमीडिएट में थी, तो मुझे ये होता था कि मैं हमेशा, अगर मेरे एनुअल एग्ज़ाम्स भी हैं ना, तो मैं कमरे की हालत पहले ठीक करती थी। मुझे ये होता था कि जिस कमरे में मैंने बैठ के पढ़ना है ना, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो उसके बाद मैं फिर पढ़ना शुरू करती थी, क्योंकि मिड ऑफ़ द डे में आपको पता है कि सुबह सुबह अम्मी सफाई कर देती थी, तो फिर ये होता था कि मिड ऑफ़ द डे में गंद पड़ जाता है दोबारा। हम भी 4 बहन भाई थे, इस वजह से छोटे भाई भी थे, तो गंद पड़ जाता था। तो फिर मुझे होता था सोफ़े में ठीक कर दूँ, गैर ज़रूरी चीज़ें यहाँ से निकाल दूँ और फिर बैठ के पढ़ना शुरू कर दूँ। तो वो एक शुरू से एक आदत बनी हुई है। तो मुझे भी ना मैं चाहे जितनी मर्ज़ी बीमार हूँ, तंग हूँ, या कुछ भी हो, कोई भी मेरे साथ इशू चल रहा हो, मुझे अपने इर्द-गिर्द गंदगी नहीं पसंद, और मुझे होता है कि अच्छा चलें यार, जो मेरे साथ चल रहा है वो एक अलग इशू है, लेकिन जो घर है ना वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। और अगर कोई आ गया, मेरे में ये खौफ बहुत ज़्यादा है, अगर कोई आ गया तो वो क्या सोचेगा कि मैं कितना गंद डाल के बैठी हूँ। बस, हालांकि कोई नहीं आता हमारे घर बहुत रेयर है कि कोई आए। खैर, यहाँ पर जी बर्तन हमारे ऑलमोस्ट धुल गए थे। मौसम बहुत ठंडा हुआ है, यकीन करें। आज मैंने शावर तो ले लिया, कपड़े चेंज कर लिए, लेकिन ये बारीक सा मैंने लॉन का ड्रेस पहना हुआ है, और ये इतना मुझे ठंडा, कुछ ज़्यादा ही पतला सा लग रहा था। मेरा ख्याल है कि गर्मियों में इसी तरह के लॉन के कपड़ों में ना आपको उलझन हो रही होती है कि नहीं इससे भी कोई पतला हो, लेकिन ये अच्छा खासा पतला था। लेकिन मुझे इतनी ठंड लग रही थी क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हुआ है। हमारा पानी भी इवन बहुत ठंडा हुआ है। ये जो टैप वाटर है इतना ठंडा है, जैसे दिसंबर जनवरी में जब आप टूटी खोलते हैं तो ठंडा ठंडा पानी आता है ना, सेम वही सिचुएशन थी कि हाथों को बुरा लग रहा था। लेकिन वो तो ज़्यादा सारी बातें, जब काम करते जाओ तो वो एक इंटेंसिटी बर्दाश्त कर करके हाथ भी थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन वाकई ये काफ़ी अच्छा खासा ठंडा था, और आजकल मैं बच्चों को, खुद भी मैं शावर ले रही हूँ तो गर्म पानी करके ही ले रही हूँ, क्योंकि हम नहीं नहा सकते इस पानी से, ये अभी ठंडा है हमारे हिसाब से। हालांकि जब मैं फैसलाबाद गई थी पिछले दिनों, तो हम टैप वाटर से नहाते थे, बल्कि मेरी देवरानी कहती भी थी कि भाभी आप पानी गर्म कर लें, या मैं रख देती हूँ आपके लिए पानी गर्म करना। तो मैं कहती थी कि नहीं, ज़रूरत ही नहीं। तो बच्चों को भी मैं टैप वाटर से नहला रही थी। लेकिन यहाँ पे जब दोबारा वापस आए हैं ना, तो बहुत ठंडा पानी है। खैर, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, और मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है यहाँ पर। फ्लीस का ब्लैंकेट भी प्रॉपर नहीं लग रहा। अच्छा, ये था वो जो काम जो मैं नहीं करना चाह रही थी और जो होना ही था। यकीन करें, मुझे इतना गुस्सा आता है ये जब दूध बॉयल हो जाता है, और मुझसे अक्सर हो ही जाता है। और जब इंसान कहता है ना कि यार आज कोई काम नहीं करना, या आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या आज मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रहा हूँ, तो आज कम से कम काम हो, उसी दिन मुझे ऐसे लगता है कि काम बढ़ जाते हैं। समटाइम्स मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि जब मैं नहीं करना चाह रही होती हूँ ना, कि मैं कहती हूँ कि चले थोड़ा मैं भी रिलैक्स कर लूँ, लेकिन उस दिन ही कोई ना कोई मुझे काम एक्स्ट्रा करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर वही हुआ कि मैं नहीं चाह रही थी कि अब मैं मज़ीद कोई क्लीनिंग करूँ, मुझे था बस बर्तन धो लूँ और मैं यहाँ से जाऊँ, मेरी जान छूटे। लेकिन मेरा काम बढ़ गया। मेरी 2 मिनट नज़र जो है ना वो दूध से हटी है, और दूध उबल के बाहर आ गया। इतना मुझे गुस्सा आया, और अभी मैंने कल ही चूल्हा अच्छे से साफ़ किया था। तो फिर साथ ही साथ मुझे ना ये वॉल भी गंदी नज़र आई, तो मैंने कहा कि चलें इसको भी साफ़ कर लेते हैं। वही बात है ना कि हम होम मेकर का यही हाल है कि हम जब एक काम करने लगते हैं ना, तो साथ ही हमें दूसरे पे भी नज़र पड़ती है। अच्छा, ये कितना गंदा है, अच्छा यहाँ कितना गंद पड़ा हुआ है, अच्छा कपड़े बिखरे हुए हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम चले उसको भी साफ़ कर दें। तो बस यहाँ पर भी यही मेरे साथ हुआ। करने मैं चूल्हा साफ़ आई थी, और फिर मैंने सोचा कि चले मैं टाइल्स भी पीछे से साफ़ कर दूँ। वैसे तो किचन की टाइल जो है सारी नीट एंड क्लीन ही रहती हैं, क्योंकि मैं मंथली बेसिस पे इनको साफ़ करती हूँ। लेकिन ये जो एरिया है ना, ऑफ कोर्स यहाँ पे खाने बनते हैं। पिछले दिनों रमज़ान भी था, रमज़ान के बाद अभी मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की, वो मैं करूँगी। हुसैन भाई वापस आएंगे फिर किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि किचन जो हुड है ना वो मुझे थोड़ी मैली नज़र आ रही है। बाकी इतना कोई मैस नहीं है, इतना गंद नहीं है, वो जो है वो साथ साथ होता रहता है। लेकिन मुझे ना थोड़ा किचन की हुड गंदी लग रही थी, टाइल्स जो पीछे से गंदी थी वो तो मैंने साफ़ कर ली।
चूल्हा तो साफ़ होता रहता है। तो बस अब वो वाला एरिया रह गया है। ऐसे वैसे डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है इस दफ़ा, कोई ख़ास गंद भी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं डीप क्लीनिंग हर महीने ही करूँ, जब ज़रूरत पड़ती है, जब मुझे लगे कि मेस हो रहा है या चीज़ें बेतरतीब हैं या कुछ भी। तो आपको पता है कि मैं हमेशा आपको भी कहती हूँ कि अपने दिन में आधा घंटा ज़रूर निकाला करें अपने रूटीन के कामों से हटकर, जिसमें आप कुछ ना कुछ घर की ऑर्गेनाइजेशन कर सकें। इससे क्या होता है कि आप पे बर्डन नहीं होता और आपको वीकली, मंथली या बाय मंथली आपको ऐसे घर की सफाइयाँ नहीं करनी पड़ती या साल के बाद सफाइयाँ नहीं करनी पड़ती। तो अगर आप नीट एंड क्लीन रखें हर चीज़ को और दिन में आधा घंटा निकाल लें, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा हो जाता है। अब ये आधा घंटा ही है जो दिन में मैंने निकाला। मैंने टाइल साफ़ की, उसके बाद मैंने सोचा कि जो रैक है इसको पीछे करके मैं इसके पीछे से साफ़ कर लेती हूँ। वो करने लगी तो फिर सोचा कि चलें ये जो मेरा एयर फ्रायर है और ये जो ऑयल बॉटल वाला मेरा मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, इसको भी मैं क्लियर करके एक दफ़ा इसको पीछे से सारा साफ़ कर ही देती हूँ। तो ये देखें, ये एक्स्ट्रा काम है और इसको करने में मेरा ख़्याल है हार्डली मुझे 5 से 10 मिनट लगे होंगे, लेकिन एटलीस्ट मेरा वो काम हो गया। तो इसी तरह अगर आप एक्स्ट्रा काम जो है आधा घंटा निकालें, 10-10, 15-15 मिनट अपने दिन से निकालें, तो मेरा ख़्याल है कि आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज़ रहता है। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे यही बड़ी सैटिस्फैक्शन होती है कि अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ रहती है। सिर्फ़ इसीलिए कि थोड़ा-सा टाइम मैं दिन में निकालती रहती हूँ। मेरा ये टास्क भी कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ मैंने सोचा कि नेक्स्ट जो कॉर्नर है उसको भी मैं ठीक कर लूँ, तो वो भी मैंने ठीक कर लिया था, क्योंकि मुझे था कि अब मैंने अगर पूरी स्लैब साफ़ की ही है, तो चले मैं ये वाला पोर्शन भी कर लेती हूँ। वो जो पीछे ट्रे पड़ी होती है, जिसमें मेरे सारे स्पैचुलास पड़े होते हैं कुकिंग के, तो वो भी थोड़ी मुझे डस्टी सी लगी। तो उसको भी मैंने निकाल के धो लिया। हाँ, ये जितने भी मेरे स्पैचुलास थे वो नहीं मैंने वॉश किए, वरना वो भी मैं वॉश करती होती हूँ। लेकिन वो वक्त के साथ साथ साफ़ होते रहते हैं, धुलते रहते हैं। ऐसे घर में इतनी डस्ट नहीं आती। किचन की विंडो भी बंद है और मैं डोर्स एंड विंडोज़ बंद ही रखती हूँ, बहुत कम खोलती हूँ। और जैसे ही अगर मुझे लगे कि आंधी आने वाली है, तो उस सूरत में मैं ना सबसे पहले अपनी विंडोज़ बंद करवाती हूँ, क्योंकि फिर जो डस्ट आती है उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर यहाँ पर कुछ बाकी बर्तन रह गए थे, चीज़ें रह गई थी, उनको भी मैं साथ ही साथ साफ़ करती जाऊँगी। जिस चीज़ पे नज़र पड़ रही थी तो फिर मैं अब लगी थी, तो वो मैंने काम करने थे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अक्सर आप लोग मुझे ऑनलाइन टीचिंग के बारे में पूछते रहते हैं कि कारी साहब या कोई कारिया जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन हो। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मैंने कारिया का भी बहुत दफ़ा ज़िक्र किया है जो मेरे बच्चों को पढ़ाती थीं। लेकिन अब तकरीबन 2 मंथ से मैं अपने बच्चों को कारी साहब से पढ़वा रही हूँ। उसका मेन रीज़न यही है कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। 1 घंटा मेरा जो है ना वो बाउंड हो जाता था जब मैं कारिया से पढ़ा रही थी ऑनलाइन ना। मुझे बच्चों के पास एक तो रिवाइज़ करवाना पड़ता था, दूसरा ये कि बैठना पड़ता था। उस टाइम पे इज़ा और ज़ावियार मुझे समटाइम्स तंग करते थे, वही टाइम ज़ावियार के सोने का होता है, तो बहुत मुश्किल होता था रोज़ री और वो सब कुछ बर्दाश्त करना। फिर मैंने सोचा कि वैसे भी बच्चों का जो है ना थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि कारी साहब लगवा दूँ, क्योंकि ये जो कुरान पाक होता है ना, ये सारी ज़िंदगी बच्चे ने पढ़ना होता है और इसमें गफलत या गलती हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो कर दी तो सारी ज़िंदगी मुंह पे वो चढ़ जाता है ना। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कारी साहब मैं लगवाती हूँ। मेरे नेबर जो थी उनके उनके बच्चे कारी साहब से पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चले मैं भी कारी साहब को लगवा लेती हूँ। बाहर गैराज में बैठ के बच्चे पढ़ रहे होते हैं और हुसैन भाई उनके साथ ही होते हैं। बहुत अच्छे हैं वो, उनका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है। मैंने बच्चों में बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है, फ़ातिमा में भी बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है। तलफ़ुज़ भी बच्चों का बहुत बेहतर हो गया और स्पीड भी थोड़ी-सी अच्छी हुई है। दूसरा ये कि उस टाइम पे मुझे भी थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि मैं सुबह से सोई नहीं होती हूँ और मुसलसल जाग कर काम कर रही होती हूँ। 4 बजे मेरी बस हो जाती है और मेरी कमर टूट रही होती है और मेरा दिल करता है कि मैं इस टाइम लेट जाऊँ। तो उस टाइम फिर कारी साहब आ जाते हैं, बच्चों को वो पढ़ा लेते हैं, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ और ज़ावियार को भी थोड़ा टाइम दे देती हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, वो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना, तो आप उनसे ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। उनका नंबर यहाँ पर मैं नीचे आपके साथ शेयर कर देती हूँ और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और अपने बच्चों को सही तलफ़ुज़ के साथ और ज़बरदस्त तरीके से
मुनासिब फ़ीस में पढ़ाना चाहते हैं तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, बारगेन भी कर सकते हैं, आप अपना रेट भी बता सकते हैं, तो उस हिसाब से वो फिर कम ज़्यादा कर लेंगे। तो आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ और मैंने अपने बच्चों में 2 मंथ्स में बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं कारिया का भी, अगर आप कारी साहब से नहीं पढ़ाना चाहते, कारिया से पढ़ाना चाहते हैं, तो वो दोनों के नंबर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि बहुत लोग मुझे बार बार पूछते रहते हैं। तो खैर यहाँ पर मेरे किचन के सारे काम कंप्लीट हो गए थे और मौसम देखें किस तरह बारिश लगी, और मुसलसल इस पूरे वीक में मुसलसल बारिशें होती रही हैं। और आज मैंने बनाया था, साथ ही साथ किचन साफ़ किया, उसके बाद मैंने फिर दाल चावल बना लिए थे, क्विकली बन जाने थे, तो मैंने सोचा बस बना लूँ। और मैंने रेसिपी शेयर नहीं की, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको बनाया, वो मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि किस तरह मैंने ये बनाए हैं। मसर मैंने बनाए थे आज, और साथ में मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। मसर मैं इस तरह बनाती हूँ कि मैं प्याज जो है बारीक बारीक काटती हूँ और उसको घी में फ्राई कर लेती हूँ, ऑयल या घी में, ठीक है। उसके साथ ही साथ मैं लहसुन के बड़े बड़े जवे भी साथ ही डाल देती हूँ प्याज के, हल्का सा उनको सौटे करती हूँ, गोल्डन सा करती हूँ, और उसमें मैं नमक, मिर्च, हल्दी डालती हूँ, मिक्स करती हूँ पानी डालकर। फिर मैंने उसमें मसर डाल लेने होते हैं। मैं ऊपर से तड़का नहीं लगाती, मैं साथ ही तड़का लगा देती हूँ। मसर डाल के तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने आफ्टर विसल मसर को प्रेशर कुक कर लेना है। और जैसे ही प्रेशर कुक हो जाए उसके बाद आप इसमें गरम मसाला डालेंगे, हरी मिर्चें काट के डालेंगे और धनिया डालेंगे, एंड दैट इज़ इट। ऊपर से मैंने 2 चम्मच इसमें देसी घी डाला है, उससे बहुत अच्छा इसका जायका और ऊपर तरी सी आ जाती है और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, दूध डालने से भी मसर का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। जब आपने प्रेशर कुक बंद करना है तो मतलब आपने विसल निकाली और उसके बाद दूध डाल के थोड़ा सा पकाएं, और साथ में ऊपर एंड पे गरम मसाला और धनिया डाल लें। ये भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा, ज़ीरा भी मैंने डाला था, नमक मिर्च हल्दी के साथ। चावल भी साथ ही साथ हमारे बॉईल हो गए, दूध भी ऑलमोस्ट ठंडा हो गया। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। ये नेबर्स के बर्तन आए थे, अब इसमें खाना डाल के मैं भेजूँगी। हम लोग जो भी बनाते हैं, दाल सब्ज़ी कुछ भी डेली बेसिस पे बनाते हैं ऑलमोस्ट, वो हम एक दूसरे को भेज रहे होते हैं और पूछ भी लेते हैं आज हमने ये बनाया खाना है, तो फिर भिजवा भी देते हैं, और हमारी फ्रैंकनेस बहुत ज़्यादा है। खैर यहाँ पर बर्तन शर्तन भी हमारे एक दफ़ा मैंने धो कर, जो सुबह धोए थे आपके सामने, उनको कैबिनेट्स में लगाया। ये दूसरी दफ़ा जी, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, लंच बॉक्स भी थे और ये बाकी बर्तन भी जमा हुए हुए थे, तो वो भी मैं साथ ही साथ अब इनके अब ये भी जब जैसे ही ड्राई होंगे तो साथ साथ मेरे काफ़ी काम हो गए। और अभी तक मैं किचन में ही थी, नीचे वाले पोर्शन में ही थी, अपने काम कर रही थी। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।